हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस जीके क्लास में हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं जीके का एक न्यू टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल्स। तो सबसे पहले थोड़े से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो अगर आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड का, सिर्फ इंडिया नहीं वर्ल्ड की बात हो रही है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो वो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये अडॉप्ट हुआ था 26 जनवरी को, ये तो आप जानते ही हो। And serves as the fundamental law that governs the country. But what makes it so unique? Well, just like a country's rule book, it provides the framework for the government, defines the rights and duties of citizens. Country की rule book है जो गवर्नमेंट को एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है कि गवर्नमेंट को कैसे काम करना है, और राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, किसी भी सिटीजन के राइट्स और ड्यूटीज क्या है, एंड इंश्योर्स जस्टिस फॉर ऑल, और ये इंश्योर कराती है कि सबको जस्टिस मिले। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स अ टोटल ऑफ 448 आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल्स हैं टोटल? 448 आर्टिकल्स, ईच ऑफ विच डील्स विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, द राइट्स ऑफ सिटीजन। हर एक आर्टिकल अपने आप में अलग अलग चीज के लिए अलग अलग एस्पेक्ट रखता है। जैसे कुछ गवर्नमेंट के लिए है, कुछ राइट्स ऑफ सिटीजन के लिए है, एंड द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे काम करें। डिड यू नो दैट व्हेन इंडिया फर्स्ट बिकेम इंडिपेंडेंट द कॉन्स्टिट्यूशन हैड ओनली 395 आर्टिकल्स। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे, बट लेटर ऑन इन 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट्स। कितने पार्ट्स से टोटल? 22 में बटा हुआ था। 22 पार्ट में टोटल कितने थे? 395 आर्टिकल्स। जैसे चैप्टर होते हैं ना, सिमिलरली वैसे ही। ओवर द ईयर्स, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इट हैज बीन अमेंडेड मल्टीपल टाइम्स, कई बार उसको चेंज किया गया, मेकिंग इट मोर रेलेवेंट टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी। लाइक जैसे भी सोसाइटी है, जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, तो अलग अलग हमें रूल्स बदलने पड़ते हैं समय के साथ साथ। तो अभी हमारे पास टोटल 448 आर्टिकल्स है, लेकिन पहले कितने थे? 395। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट नॉट ओनली लिस्ट लॉज। मतलब इसका एक फैसिनेटिंग थिंग क्या है कि सिर्फ इसमें लॉज ही नहीं है, बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द विजन ऑफ द लीडर हु फ्रेम्ड इट। बट जिन लोगों ने इसको बनाया है उनका विजन भी इसमें दिया गया है। जैसे कि आर्टिकल नंबर 21 which guarantees the right to life and personal liberty is one of the most important right. पर्सनल लिबर्टी होना, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स में आता है, आर्टिकल 21 में दे रखा है। ठीक है। इंश्योरिंग दैट नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और फ्रीडम विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट आर्टिकल 32 gives every citizen the right to approach the Supreme Court if they believe their fundamental rights are being violated. कि अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग को ही लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का उसको नहीं दिए जा रहे, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वायलेट हो रहा है, तो उसको पूरा का पूरा राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके डायरेक्ट अपनी बात रख सकता है, आर्टिकल 32 के अंडर। ठीक है। आपको रखनी है कोई बात अपनी? Moreover, India is a constitution. India's constitution was not created in a hurry. हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जल्दबाजी में नहीं बनाया। इसको करीब करीब अप्रॉक्सीमेट 3 years का टाइम लगा, 3 years से थोड़ा सा कम। And the process involved over 2000 discussions and debates. और इसको बनाने में 2000 से ज़्यादा डिस्कशंस हुई, डिबेट्स हुई, making it one of the most thoroughly examined and debated documents in history. और हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट थॉरोली एग्जामिन्ड एंड डिबेटेड डॉक्यूमेंट है। टुडे द कॉन्स्टिट्यूशन हैज 25 पार्ट्स। तो पहले 22 पार्ट थे, अभी कितने हैं? 25 है। ठीक है। पहले 22 थे, अभी 25 पार्ट्स है, एंड कंटिन्यूज टू बी लिविंग डॉक्यूमेंट दैट अडैप्ट्स टू द कंट्रीज नीड्स थ्रू अमेंडमेंट्स। और जैसे समय के साथ साथ ये बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। बढ़ भी सकते हैं, कोई चीज़ें हम हटा भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। सम आर्टिकल्स डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। तो कुछ आर्टिकल्स डील करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के लिए, कुछ करते हैं राइट टू इक्वालिटी के लिए एंड द फ्रीडम टू फाइट, राइट टू फ्रीडम के लिए, वाइल अदर्स फोकस ऑन हाउ द गवर्नमेंट इज स्ट्रक्चर्ड। और कुछ गवर्नमेंट के लिए है ना, द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, जुडिशरी, अमंग अदर थिंग्स, की जुडिशरी, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट का बाकी चीज़ों के साथ क्या रोल होना चाहिए। इन एसेंस द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एज द बैकबोन ऑफ द नेशन।
तो हमारा जो नेशन है वो उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो बैकबोन है नेशन की, इंश्योरिंग दैट एवरी सिटीजन इज ट्रीटेड फेयरली, हर एक सिटीजन को फेयरली ट्रीट किया जाए, एंड दैट द कंट्रीज डेमोक्रेसी रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड इंटैक्ट, और जो हमारी लोकतंत्रता है इन भारत की वो रिमेन रहे। अंडरस्टैंडिंग दीज आर्टिकल्स विल हेल्प यू सी हाउ द कंट्री इज रन। तो जैसे जैसे आप इन आर्टिकल्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कंट्री किस तरह से चलती है, उसके लॉज कौन कौन से ऐसे लॉज है जो इम्पोर्टेंट है और क्यों है फॉर द वेल बींग ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन इंडिया, हर एक वेल बींग, हर एक ह्यूमन बींग, हर एक इंडिविजुअल के लिए। अब पहले हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लॉन्गेस्ट रिटन इन द वर्ल्ड with 448 आर्टिकल्स एंड 25 पार्ट्स, और 395 पहले थे with 22 पार्ट्स, ये दो नंबर याद कर लेना। डाइवर्स सोर्सेज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय मेनी डिफरेंट कंट्रीज, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हुआ। इट टेक्स आइडियाज फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने आइडियाज लिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इवन जर्मन एंड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशंस। First Constituent Assembly, the first meeting of the Constituent Assembly to draft the Constitution was held on 9th December 1946. पहली मीटिंग कि भाई हम ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हैं, जैसे प्लानिंग होती है ना, आलोक प्लानिंग होती है, तो कोई भी चीज़ हम शुरू करते हैं तो पहले इन्होंने सभा जो पहली बिठाई वो बिठाई थी 9 दिसंबर 1946 यानी 1946 को, एंड द फाइनल वर्जन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी, ये हम सब जानते ही हैं, एंड नाउ इज सेलिब्रेटेड एज अ रिपब्लिक डे। बाईलिंगुअल डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है, बाई मतलब दो, जैसे बाइसिकल होती है दो पहिए होते हैं उसमें, ठीक है, तो ऐसे बाईलिंगुअल, लिंगुअल का मतलब है लैंग्वेज, बाई मीन्स दो लैंग्वेज में लिखा गया है, कौन कौन सी, इंग्लिश और हिंदी। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड इट इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश्ड इन 2 लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली, और हमारी कंट्री ऐसी है जिसने 2 लैंग्वेजेस में साथ साथ दोनों लैंग्वेजेस में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, बाकी और किसी कंट्री का 2 लैंग्वेजेस में नहीं है। बाईलिंगुअल 2 और मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है मोर देन 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस कॉल्ड मल्टीलिंगुअल। उसके बाद है अ डेमोक्रेटिक ब्लूप्रिंट, इसको हम डेमोक्रेटिक ब्लूप्रिंट के नाम से भी जानते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश इंडिया एज अ सोवरेन, ये आपको मैंने याद करवाए थे, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक इंश्योरिंग जस्टिस इक्वालिटी एंड लिबर्टी फॉर ऑल द सिटीजन्स। तो ये 8 वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंश्योर क्या कराता है, जस्टिस लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स। Dr. B.R. Ambedkar, Chief Architect, the principal architect of the Constitution, Dr. B.R. Ambedkar is known as the father of the Indian Constitution. ठीक है, पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर के नाम से हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जानते हैं। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग मतलब जो लोग उसको बना रहे थे, उसकी जो कमेटी थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सेक्युलर नेचर, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री मीनिंग द स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। सेक्युलर मीन्स हम सब धर्म को मानते हैं, हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट एवरी सिटीजन कैन फ्रीली प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट देयर रिलीजन। वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, वो उनका अपना राइट है। Fundamental rights. The fundamental rights under Part 3 of the Constitution are crucial for ensuring individual liberty. Article 21, which guarantees the right to life and personal liberty, is often considered the most significant right. मतलब इस Article 21 को most significant माना जाता है। Living document इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि 105 बार 2021 के अनुसार 105 बार इसमें चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है, विच अलाउज इट टू रिमेन रेलेवेंट इन मॉडर्न टाइम्स, ताकि मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग ये अप टू डेट रहे। यूनिक प्रीएम्बल है इसका। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया। याद है प्रीएम्बल? emphasizing the sovereignty of the people of India, the preamble sets the ideals of justice, liberty, equality and fraternity. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, ये भी इसमें दे रखा है पार्ट 4 में। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 आर गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो इन मेकिंग लॉज दैट प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ये गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के लिए जो सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर को प्रमोट करती है। ऑल्दो दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल, दे आर कंसिडर्ड फंडामेंटल्स ऑफ फॉर गवर्नेंस। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी,
क्या बोलते हैं इसको, अनटचेबिलिटी को हिंदी में? छुआ। हाँ जी। तो आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश्ड untouchability, a practice that discriminated against certain sections of society, particularly those from lower caste. It is a significant step towards equality. बड़ी हंसी आ रही है? ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये काम करते हैं। तो जैसे बहुत पहले, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग सब साथ बैठते हैं, साथ खाते भी है, स्कूल में खाना भी खाते हैं, खेलते भी है, पढ़ते भी है, वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत पहले अगर 100-150 साल पीछे जाओगे तो ये चीज़ बहुत 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 होती थी, और अभी भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई, कहीं ना कहीं अभी भी है। Emergency provisions. The Constitution has specific provisions for declaring an emergency. आर्टिकल्स 352 टू 360, 352 से लेकर 60 तक में इमरजेंसी के दौरान अगर कोई इमरजेंसी होती है तो ये वाले फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग सस्पेंड किया जा सकता है, बट इट इज़ मेंट टू प्रोटेक्ट द नेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ये क्यों है? ताकि जब कोई क्राइसिस आ जाए तो हम उस टाइम पे अपने नेशन को प्रोटेक्ट कर सके, सस्पेंड कर सके। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेट्स अप एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट कोर्ट। तो जो उसने बोल दिया वो फाइनल है, चाहे वो बड़े से बड़ा ही क्यों ना हो, चाहे वो CM PM ही क्यों ना हो, ठीक है। एंड इट कैन रिव्यू लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, इंडिया हैज 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। कितनी लैंग्वेजेस है हमारी? 22 जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है दैट आर 22। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस द डाइवर्सिटी बाय अलाउइंग द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस फॉर ऑफिशियल पर्पस इन डिफरेंट स्टेट्स। ये क्लियर है, थोड़ा सा बेसिक समझा दिया। अब हम आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, और आर्टिकल्स टोटल है 448 में से हम थोड़ा थोड़ा करके डेली करेंगे इसको कवर, ठीक है। जैसे आज मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, उसी के साथ मैं आज आपको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 20 तक सिर्फ टीच करूंगी, ओनली 1 to 20, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि 1 to 20 तक आपने लर्न करना ही है, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैंने आपके लिए आर्टिकल का नेम रखा है, और उस आर्टिकल में क्या चीज़, वो आर्टिकल क्या इंश्योर कराता है वो चीज़ रखी है एक्सप्लेनेशन में। तो आर्टिकल फर्स्ट है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इंडिया, दैट इज भारत, शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। This article recognizes India as a federal union consisting of states and union territories. The territory of India includes the state, union territories and any other territories that may be acquired. इंडिया में जो भी इंडिया में यूनियन टेरिटरीज है कितनी? 7, पहले 8 हो गई थी, फिर वापस से 7 हो गई। तो वो सब इसमें मेंशन है, यानी नेम ऑफ द कंट्री एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियंस की मेंशन है। कोई हटती है, ऐड होती है, तो वो सब काम इसी में होता है। आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 इज फॉर एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, कि अगर इंडिया में कोई न्यू स्टेट ऐड करनी है, एडमिट करना है, किसी न्यू स्टेट को ऐड करना है या एस्टैब्लिश, एक ही बात है, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। जैसे दिस आर्टिकल अलाउज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया की पार्लियामेंट है उसको अलाउ करता है टू एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन और फॉर्म न्यू स्टेट्स बाय ऑल्टरिंग द बाउंड्रीज, कि अगर किसी स्टेट को यूनियन में ऐड करना है, ठीक है, वो भी आर्टिकल 2 देखेगा, मतलब आर्टिकल 2 के अंदर है वो, हाँ कि हम कर सकते हैं। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। या फिर बाउंड्रीज को ऑल्टर करके, किसी स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर करके कोई न्यू स्टेट ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन तेलंगाना वॉज क्रिएटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश इन 2014, 2014 में आंध्र प्रदेश की बाउंड्रीज के बीच में एक लाइन बना के तेलंगाना को एक पार्ट, तेलंगाना एक अलग स्टेट हो गया था। दिस आर्टिकल एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक द नेसेसरी चेंजेस। तो जो पार्लियामेंट है वो नेसेसरी चेंजेस कर सकता है, उसको एम्पावर करता है। ये हो गया, 2 हो गए। थर्ड है आर्टिकल नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज। मतलब यहाँ पर तो हम न्यू स्टेट को एडमिट कर रहे थे, यहाँ पर है कि आपको न्यू स्टेट बनानी है, या फिर आपका जो एरिया है उसमें ऑल्ट्रेशन करने की, थोड़ा पार्ट दूसरी स्टेट को दे रहे हैं। बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, या फिर किसी एग्जिस्टिंग स्टेट का नेम चेंज करना है, तो वो आर्टिकल 3 के अंदर दिया गया है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है। सो पार्लियामेंट में क्रिएट न्यू स्टेट्स और अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। हाउएवर बिफोर डूइंग सो द प्रेसिडेंट
must refer the matter to legislatures of the affected states for their views. It requires a simple majority in parliament to pass such legislation. तो किसी एक के कहने पर तो नहीं होती बात, जब कोई डिसीजन लिया जाता है तो बाकी जो लेजिस्लेचर्स है मेजॉरिटी मिलनी चाहिए कि हाँ 10 लोगों में से 8 ने बोल दिया कि हाँ हो जाए, करना चाहिए, होना चाहिए, तो साइन होते हैं, उसके बाद ये सब चीज़ें होती है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 4, लॉज गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स 2 and 3। आर्टिकल नंबर 4 में ऐसे लॉज गिवन है जो आर्टिकल 2 और 3 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या उसके कानून होते हैं, वो चीज़ इसमें दे रखी है, यानी इट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 2 and 3। आर्टिकल 4 इज रिलेटेड टू आर्टिकल 2 and 3। आर्टिकल 5, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था, कमेंस का मतलब होता है शुरू करना, कमेंस स्टार्ट करना, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम की सिटीजनशिप के बारे में इसमें बताया हुआ है। दिस आर्टिकल स्टेट्स दैट एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा कमेंस हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति, हु वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सिटीजन था, अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और वॉज बॉर्न इन इंडिया, या फिर जो इंडिया में पैदा हुआ था और डोमिसाइल्ड इन इंडिया, या फिर इंडिया में रहता था। ठीक है, जैसे डोमेस्टिक वर्ड होता है ना, मतलब निवासित था, रहता था इंडिया में, वुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का नागरिक कहलाया जाएगा। जैसे उस टाइम पे जब ये बना होगा तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, इंडिया पाकिस्तान, पता होगा आपको, तो ऐसे होता था ना कि भाई तुम भारत के नहीं हो, ये देश छोड़ के चले जाओ, तो अगर वो इन तीनों चीज़ों को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स वो सिटीजन है इंडिया का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल 6 क्या बोल रहा है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो यहाँ पर सिटीजनशिप के राइट्स गिवन है उन लोगों के लिए जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हो गए, जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए। इट प्रोवाइड्स अ प्रोसेस फॉर द सिटीजनशिप। अगर उन लोगों को पाकिस्तान चले गए बट है तो भारतीय, पाकिस्तान से आगे माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से आ गए, वो नीचे वाला है, इंडिया से वाला ये रहा, माइग्रेट्स टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से इंडिया आ गए, पाकिस्तान से इंडिया आ गए, अब कहते हैं मुझे यहाँ की नागरिकता चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर प्रोसेस दे रखा है कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। सो इट प्रोवाइड्स अ प्रोसेस फॉर द सिटीजनशिप ऑफ पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। दिस द कंडीशन ऑफ देयर सिटीजनशिप आर डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट स्पेशली बेस्ड ऑन द टाइम्स ऑफ माइग्रेशन एंड द रेसिडेंस इन इंडिया। तो वो डिपेंड करता है कि कितने समय से इंडिया में रह रहा है और कितनी बार उसका माइग्रेशन हुआ है। बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है तो उसको हम सिटीजनशिप नहीं दे सकते। कितने समय से वो यहाँ रह रहा है तो उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करके उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। ठीक है, वो प्रोसेस इसमें गिवन है। फिर यहाँ पर है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, कि इंडियन पाकिस्तान चले गए तो उनका है इसमें गिवन। अ पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान एंड लेटर रिटर्न टू इंडिया मे लूज देयर सिटीजनशिप। तो अगर इंडिया से पाकिस्तान चला गया और बाद में वापस इंडिया में आ जाए तो हो सकता है वो अपनी नागरिकता यहाँ से खो दे अंडर सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस होती है, दे मस्ट मीट द रिक्वायरमेंट सेट बाय लॉ टू रीगेन देयर सिटीजनशिप। तो अगर वो फिर से रीगेन करना चाहता है अपने सिटीजनशिप तो इन जो इस आर्टिकल में लॉज मेंशन है उन सबको फॉलो करना पड़ेगा। राइट। आर्टिकल 8 क्या बोलता है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। मतलब सिटीजन तो है इंडिया के लेकिन वो बाहर रह रहे हैं, तो उनके केस में हम कैसे डील करेंगे। तो दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स द प्रोविजंस, वो कुछ प्रोविजंस देता है सिटीजनशिप के लिए ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। इट अलाउज फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप इफ दे आर रिसाइडिंग इन अ कंट्री स्पेसिफाइड बाय द पार्लियामेंट। Article number 9, persons voluntarily acquiring foreign citizenship not to be citizens. If a person voluntarily acquires citizenship of another country, कि अगर किसी पर्सन ने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो वो इंडियन सिटीजनशिप खो देगा, उसको फिर हम इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिल पाएगी। दिस प्रिवेंट्स ड्यूअल नेशनैलिटी, जिससे कि दो नेशनैलिटी से बचाता है कि एक पर्सन एक कंट्री में जाके 4 साल रह लिया, वहाँ की सिटीजनशिप ले ली तो यहाँ से उसकी नागरिकता हट जाती है। कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, आर्टिकल 10 में भी इसी के ही राइट्स यहाँ पर कंटिन्यू किए हैं। तो आर्टिकल 10 इज रिलेटेड टू 6, 7, 8, 9। ठीक है, आर्टिकल 4 इज रिलेटेड टू 2 and 3, आर्टिकल 10 इज रिलेटेड टू 6, 7, 8, 9। मतलब ऑल सिटीजनशिप वाले जो भी आर्टिकल्स है वो आर्टिकल 10 में उसका सारा एंड कर दिया।
आर्टिकल नंबर 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप का जो राइट है उसको किस तरह से रेगुलेट करना है, कानून के द्वारा, वो पार्लियामेंट करती है। दिस आर्टिकल गिव्स पार्लियामेंट द अथॉरिटी टू रेगुलेट द एक्विजिशन, टर्मिनेशन एंड renunciation of citizenship through laws. The Citizenship Act 1955 was enacted under this article. तो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 11 है और अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये सिटीजनशिप एक्ट है 1955 में बना था, जिसमें जो भी सिटीजनशिप है उसकी सारी बात होती है। तो पार्लियामेंट को किस तरह से एक्ट करना है किसी को सिटीजनशिप देने के लिए, नहीं देने के लिए, और वो सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है। यानी ये भी सिटीजनशिप कहाँ एंड हो रहा है, 11 पे एंड हो रहा है। ठीक है, सिटीजनशिप। आर्टिकल नंबर 12, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। तो इसमें किसी भी एक स्टेट की, कि हम इसको स्टेट तब बोलेंगे जब वो ये सारी चीजें फॉलो करे। ठीक है, तो इसमें स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है। द टर्म स्टेट रेफर्स टू द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इट इंक्लूड्स ऑल बॉडीज एंड अथॉरिटीज दैट कैरी आउट गवर्नमेंटल फंक्शंस, गवर्नमेंटल फंक्शंस होना चाहिए, इंक्लूडिंग लोकल अथॉरिटी, पब्लिक कॉर्पोरेशंस एंड अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो ये सब अगर वो इस चीज को फॉलो कर रही है तो ही हम उसको स्टेट बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। कि कंट्री ऐसे थोड़ी किसी को भी कंट्री बोल दें, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। तो ये आर्टिकल नंबर 12 है। आर्टिकल 13, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। डेरोगेशन का मतलब होता है जब किसी राइट का जैसे किसी रूल को तोड़ना तो ब्रेक होता है, जब उसको फॉलो नहीं करते, दैट इज कॉल्ड डेरोगेशन। सो लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, कि फंडामेंटल राइट्स में जो लॉज दिए हुए हैं अगर वो ठीक से फॉलो नहीं हो रहे तो फिर ये वाला आर्टिकल काम में आता है। दिस आर्टिकल डिक्लेयर्स दैट एनी लॉ दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स और वायलेट्स द फंडामेंटल राइट, कि कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, वायलेट करता है, मेंशन्ड इन पार्ट 3, जो कि पार्ट 3 में मेंशन्ड है, जो फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनवैलिड, सच लॉज आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो वो वाले लॉज इनवैलिड होंगे और वो जुडिशियल रिव्यू उनको देखेगा। मतलब ये जब बना था तब का है, कि अगर हमने जो बना दिया आर्टिकल, बट अगर कुछ ऐसे रूल्स हैं, ऐसे लॉज हैं जो हमने बना दिए हैं लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं कर रहे या फंडामेंटल राइट्स को वो वायलेट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो एक बार जुडिशियल उसको देख लेगा, एक बार उसको रिव्यू कर लेगा। ठीक है। आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि कानून से पहले क्या है, समानता, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। कानून बाद में, पहले समानता, पहले इक्वालिटी दो, उसके बाद कानून की बात करना। एक्सप्लेनेशन, आर्टिकल 14 गारंटीज, ये गारंटी कराता है दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, कि हर कोई लॉ से पहले इक्वल है। दिस इंश्योर्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज एंड प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कि कोई कहीं भी रहा हो, कुछ भी उस कहीं भी पैदा हुआ हो, कोई किसी भी जाति का हो, स्त्री है, पुरुष है, किसी भी कास्ट का है, कोई भी धर्म का है, वो सब इक्वल है। लॉ, इसका मतलब ये है कि कानून सबके लिए बराबर है, क्योंकि एवरीवन इज इक्वल। ठीक है। आर्टिकल 15 मीन्स प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, लेकिन इट इज साइमल्टेनियसली रिलेटेड टू आर्टिकल 14 कि नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड, कि किसी भी सिटीजन को हम किसी भी धर्म पर भेदभाव नहीं कर सकते, वो आर्टिकल 15 बोलता है। ठीक है, आर्टिकल 15 के अंदर ये चीज़ लिखी गई है कि विमेन है, चिल्ड्रन है, बैकवर्ड क्लासेस का है, कोई भी किसी भी तरह पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट निकलती है तो हर कोई बराबर है, मतलब इसमें समानता की बात कही गई है। आर्टिकल 16 इंश्योर्स दैट एवरी सिटीजन हैज द राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इट ऑल्सो अलाउज द गवर्नमेंट टू रिजर्व पोस्ट फॉर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब सीधी सी बात है, SC ST जो रिजर्व किया गया है, किस बेस पे किया, आर्टिकल 16, क्योंकि आर्टिकल 16 में ये चीज़ लिख दी थी कि ऐसा ना हो कल को चल के जो लोग इस कैटेगरी में, सिर्फ उन्हीं को जॉब मिले और जो बैकवर्ड क्लासेस है वो बैकवर्ड ही रह जाए। तो ये SC ST वाला जो केस है, ये बहुत पहले के हिसाब से तो बिल्कुल सही था, क्योंकि पहले के टाइम पे भेदभाव बहुत होता था इन लोगों के साथ, लेकिन लेटर आफ्टर दैट मोर ओवर इन सब चीज़ों का अब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अब ऐसा कुछ है ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट।
कई बच्चे इस चीज़ के अगेंस्ट आते हैं कि ये चीज़ हट जानी चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि एक जर्नल से है, एक एससी से है, दोनों फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एससी वाले की 80% आए, उसके 98 आ गए, तब भी उसको सीट नहीं मिली, उसको मिल गई, तो वहाँ कहीं ना कहीं फील करते हैं। इवन वो उसका जो घर बार है वो उससे अच्छा है तो भी फील करते हैं। तो इसीलिए तो ये चीज़ आर्टिकल 16 में मेंशन है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो अभी जब हम जॉब्स का फॉर्म फिल करते हैं जो वो कॉलम होता है वो आर्टिकल 16 की वजह से ही होता है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में भाई क्या करें। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। द आर्टिकल प्रोहिबिट्स, बचाता है अनटचेबिलिटी से एंड मेक्स इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ पनिशेबल ऑफेंस। इट एम्स टू एलिमिनेट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तो वो सब इस पे ये कहता है कि मतलब उन सब लोगों को उन सब चीज़ों से बचाता है। Abolition of titles. Article 18 prohibits the government from granting any title to individual. This also means that no person shall accept a title from any foreign state. कि कोई भी पर्सन, जैसे हम टाइटल दे देते हैं कि ये है, ये है, कोई कहीं और कंट्री से आया, समझ रहे होंगे आई होप आप। तो ये चीज़ आर्टिकल 18 में लिखी है कि ये ठीक बात नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमें बोलने का अधिकार है, फ्रीडम है, ठीक है, मैं जो चाहूँ बोल सकती हूँ। उसके अगेंस्ट कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स टू ऑल सिटीजन्स। 6 चीज़ें ये 6 फंडामेंटल है जो सभी सिटीजन्स को ये इंश्योर कराता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जैसा मैं मतलब जो भी मैं बोलना चाहूँ बोल सकती हूँ, बोलने का अधिकार है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ, एसोसिएशन बना सकती हूँ, पीसफुली असेंबल कर सकती हूँ। रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, अपना रेसिडेंस कहीं पर भी रख सकते हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ठीक है, किसी भी बिजनेस को शुरू करने की फ्रीडम है, किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस, चाहे टीचर, डॉक्टर, जो भी किस चीज़ को जो बनना है वो बन सकता है, फ्रीडम है। आर्टिकल 19 बोलता है However, these freedoms are subject to reasonable restrictions for national security, public order. लेकिन नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर के लिए इन सभी फ्रीडम्स में कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, कि तुम कर तो सकते हो लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन है भाई, ये फॉलो किए नहीं किए रूल, ठीक है। जैसे बिजनेस शुरू कर तो सकते हो बट जीएसटी नंबर है या नहीं, वही वाली बात है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 इंश्योर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट retroactive laws and provides safeguards for individuals in case of criminal charges. It guarantees protection against double jeopardy, being tried twice for the same offense and self-incrimination. इसका मतलब क्या है समझ में आया? रिपीट करते एक बार फिर। आर्टिकल 20 ensure protection against retroactive laws and provides safeguards for individual in case of criminal charges. It guarantees protection against double jeopardy, tried twice for the same offense and self-incrimination. Any hint थोड़ा बहुत बता दो कुछ अगर है तो, मैं तो क्लास खत्म कर रही हूँ। सेम क्रिमिनल केस के लिए, सेम क्रिमिनल चार्ज के चीज़ के लिए आप 2 बार एक बंदे से चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, एट द टाइम ऑफ केस। जब किसी को कोर्ट में स्यू करते हैं तो उससे रिलेटेड है ये आर्टिकल 20। डबल थ्राइस की एक होता है ना भाई, इससे ये इस चीज़ से पीड़ित है तो इसको हम ऐसे भी पैसा ले लेते हैं, वैसे पैसा ले लेते हैं, तो उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आज एक ही बार ले सकते हैं, एक सेम केस के लिए एक ही बार तो पैसे लेंगे ना, एक ही बार मतलब जो वो होती है डेट्स होती है, हियरिंग्स होती है, हियरिंग्स पे चार्ज करते हैं, बट वन टाइम आप एक ही बार ले सकते हो, मतलब किसी ज़रूरतमंद का फ़ायदा उठाने वाली बात होगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।